बच्चों 100 सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने छल बल से मतांतरण को संविधान विरुद्ध बताते हुए केंद्र सरकार से इस विषय पर अल्फनामा मांगकर यही रेखांकित किया कि वह इस विषय को लेकर गंभीर है। अब ऐसी ही गंभीरता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए। यह ठीक नहीं कि कुछ समय पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान वह समय पर हल्फनामा पेश नहीं कर सकी थी। अब उसके लिए केवल हल्फनामा पेश करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे लोभ, लालच और छल कपट से मतांतरण पर प्रभावी ढंग से रोक लग सके। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि 9 राज्यों ने छल बल से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बना रखे हैं, क्योंकि सच यह है कि ये कानून अभीष्ट की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जिन राज्यों में ऐसे कानून बने हैं वहाँ अवैध तरीके से मतांतरण की खबरें रह रहकर आती ही रहती है। केंद्र सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि कुछ संगठन और समूह एक षड्यंत्र के तहत बड़े पैमाने पर मतांतरण कर रहे हैं। इसके चलते देश के कई हिस्सों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियां भी देखी गई हैं। स्पष्ट है कि मतांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि अवैध मतांतरण देश की सुरक्षा के साथ उसकी अखंडता के लिए खतरा है। तब सुप्रीम कोर्ट से सहमति जताते हुए केंद्र सरकार ने यह बात कही थी कि पंथ प्रचार की स्वतंत्रता जबरन मतांतरण की छूट नहीं देती, लेकिन तथ्य यही है कि यह छूट ले ली गई है। मतांतरण में लिप्त संगठन पंथ प्रचार की स्वतंत्रता का केवल दुरुपयोग ही नहीं करते, बल्कि वे पंथ विशेष को सबसे सच्चा और अच्छा बताने के लिए दूसरे पंथों और उनके देवी देवताओं को हीन एवं झूठा भी ठहराते हैं। यह सब पंथ प्रचार की स्वतंत्रता की आड़ में हो रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। इसके लिए आवश्यक हो तो पंथ प्रचार की स्वतंत्रता संबंधी नियम कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किए जाने चाहिए। इस क्रम में उन कारणों की तह तक जाने की भी आवश्यकता है जिनके चलते स्वतंत्रता के बाद ईसाई मशीनरियों को पंथ प्रचार की आज़ादी दी गई। समझना कठिन है कि यह आज़ादी देने की क्या आवश्यकता थी। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार अवैध मतांतरण पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर पर कोई कानून बनाए जिससे इस राष्ट्रघाती समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर निपटा जा सके। केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि केवल 9 राज्यों में मतांतरण विरोधी कानून से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। पेरा दुनिया के चुनिंदा विकसित और विकासशील देशों के संगठन G20 की मेज़बानी वाकई भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि उसे ऐसे समय यह जिम्मेदारी मिली है जब दुनिया यूक्रेन रूस युद्ध, कोविड-19 की महामारी और जलवायु परिवर्तन से उपजी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता भारत के पास आ गई है और 4 दिसंबर से उदयपुर में G20 देशों के नेताओं के
शेरपाओं की बैठक के साथ ही अगले 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है, जिसके जरिए निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक स्थितियों को देखकर समझा जा सकता है कि आगे की राह कितनी कठिन है। विकासशील दुनिया के 70 देश कर्जे से जूझ रहे हैं। अमेरिका सहित प्रायः सभी विकसित अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का सामना कर रही है। महामारी और यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से खाद्यान्न और ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। असल में समावेशी दुनिया बनाने के लिए विकसित और अमीर देशों से जिस तरह की प्रतिबद्धता की अपेक्षा है, उन्होंने अभी तक नहीं दिखाई है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, जिसमें गरीबी और भुखमरी से निजात जैसे मुद्दे शामिल हैं, को 2030 तक हासिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कार्बन कटौती के लिए विकसित देशों द्वारा देशों को $100 अरब की मदद देने के वादे को ही देखें तो अभी तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान निश्चय ही यह एक बड़ा मुद्दा होगा। भारत ने जिस तरह से अपनी आबादी के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने के साथ ही महामारी के समय दूसरे देशों को मदद की है, उससे उसकी क्षमता और इरादे को समझा जा सकता है। वास्तव में G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसके जरिए वह अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समावेशी आर्थिक विकास की गाथा को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। इसके साथ ही वह अपनी अध्यक्षता के दौरान विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जैसे संगठनों में सुधार के एजेंडे पर सहमति की पहल भी कर सकता है। धन्यवाद।